आप सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम ये चर्चा करेंगे कि सिनेमा क्या है। ये नाम आप सबके लिए बहुत चर्चित नाम होगा, पहली बार हम सुन भी नहीं रहे हैं। और हम सब ने बहुत सारी फिल्में देखी होगी, बहुत सारे सिनेमा वगैरह से गुजरे होंगे। आज हम बहुत आसान ढंग से ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिनेमा दरअसल है क्या, सिनेमा किसे कहते हैं और सिनेमा किस तरह से हमारे समाज को, हमारे विचारों को और हमारे जीवन को प्रभावित कर देता है। सिनेमा क्या है, इस पे बातचीत करने से पहले ये बात तो आप सब महसूस करते होंगे कि सिनेमा हमें छूता है बहुत गहराई से। मनोरंजन का एक ऐसा खूबसूरत जरिया है जो न सिर्फ हमें मनोरंजन देता है बल्कि हमारे भीतर विचार देता है, हमारे भीतर ख्याल देता है, बहुत सारी चीजें हमारे भीतर बदलने की ताकत रखता है सिनेमा। एक छोटा सा उदाहरण आप लें, जब कोई अच्छी फिल्म आप देखते हैं तो फिल्म देखने के ठीक पहले आप जो होते हैं, फिल्म देखने के ठीक बाद आप वही नहीं होते हैं। आपके भीतर बहुत सारी हलचलें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारे विचार जन्म लेने लगते हैं, पैदा होने लगते हैं। तो इंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साथ साथ सिनेमा में एक ऐसी ताकत होती है जो आपकी सोच को बदल करके रख सकती है या आपको एक नई सोच दे सकती है। जब मैं छोटा था, मैं अपना ही उदाहरण बताना चाहता हूँ, 12वीं क्लास का विद्यार्थी रहा था मैं, 11वीं 12वीं क्लास की। और उस समय एक फिल्म आई थी थ्री इडियट। थ्री इडियट फिल्म आप सबने देखी होगी। और 10वीं क्लास में मैं ठीक ठाक विद्यार्थी था, तो हमारे ऊपर एक बड़ा दबाव रहता है समाज का कि 10वीं पास करने के बाद जो तेज विद्यार्थी होते हैं वो विज्ञान लेते हैं, जो थोड़े और ठीक ठाक होते हैं वो कॉमर्स ले लेते हैं, और जो बड़े ही मीडियोकर होते हैं वो आर्ट्स लेते हैं। ऐसी सामान्य मान्यताएं, हालांकि अब वो चीज़ें टूट रही हैं। तो मैंने 10वीं क्लास पास करने के बाद इस दबाव में, घर से कोई दबाव नहीं था, लेकिन इस दबाव में कि लोग क्या कहेंगे या शायद मैं कर लूंगा, ये भी बात थी, तो मैंने विज्ञान विषय ले लिया था, गणित और फिजिक्स और केमिस्ट्री। और बाद में जब पढ़ते हुए मुझे पता चला कि मैं इस चीज़ के लिए नहीं बना हूँ। और उसी दौरान फिल्म आई थ्री इडियट, और उस थ्री इडियट ने मेरी पूरी सोच को बदल करके रख दिया। और उसके बाद मैंने ह्यूमैनिटीज स्नातक में पढ़ाई की, साहित्य विषय की पढ़ाई की, और फिर मैं अपने फील्ड में आगे बढ़ता चला गया। जो मुझे करना था वो मैं करता चला गया। ये फिल्म की ताकत है जो आपको कितना रचनात्मक बना सकती है। ये फिल्म की ही ताकत है कि वो ऐसा कंटेंट दे देगा आपके सामने कि समाज 50 साल पीछे जा सकता है। अभी कुछ समय पहले एक फिल्म आई है एनिमल। उस एनिमल में कुछ ऐसे दृश्य हैं जिसमें खास तौर पे वह दृश्य जब एक स्त्री से एक पुरुष अपना जूता चटवाता है, देखिए ना आपने वो फिल्म। इस तरह की फिल्में समाज को पीछे लेकर के जाती है। आप क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? तमाम असहमतियों, विरोध और नाराजगी के बावजूद भी आप एक स्त्री को तलवा चाटने या जूता चाटने के लिए कह रहे हैं, तो आप समाज को पीछे लेकर के जा रहे हैं। आप कोई अच्छी चीज वहां पे नहीं दिखा रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि फिल्म एक ऐसी ताकतवर विधा है, और उसमें कई तरह की विधाएं शामिल है, उस पर हम बात करेंगे। एक ऐसी ताकतवर विधा है, एक ऐसी कलात्मकता का संयोजन है उसमें, जिसमें मनोरंजन भी है, संवेदना भी है, और मनुष्य के ऊपर इतना गहरा प्रभाव छोड़ पाने की ताकत कि उसकी पूरी की पूरी जिंदगी भी बदल सकती है। आगे के दौर में जब हम फिल्मों के सामाजिक सरोकारों की बातें करेंगे तो श्याम बेनेगल से लेकर के और दादा साहब फाल्के से लेकर के एक जो पूरी परंपरा रही है 100-110 सालों की हिंदी सिनेमा की, तो स्वतंत्रता आंदोलन में क्या भूमिका रही है, समाज सुधार में फिल्मों की क्या भूमिका रही है। और ये बात तो आप समझते होंगे कि साहित्य या विज्ञान की पहुंच सीमित लोगों तक है, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन फिल्में तो आम लोग भी देखते हैं जो किताबें नहीं पढ़ते। जो किताबें नहीं पढ़ते वो भी थिएटर में जाकर के फिल्में देखते हैं। तो समाज और दुनिया का जो बड़ा वर्ग है वह सिनेमा से जुड़ा हुआ है। तो सिनेमा कला का एक ऐसा ताकतवर माध्यम है जिसके पास बहुत शक्ति है इस समाज को, लोगों को और दुनिया को बदल पाने में।
और एक सपना देती हैं फिल्में। अच्छी फिल्मों की बात मैं कर रहा हूं, मैं कॉमर्शियल फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छी फिल्में एक ख्वाब देती हैं कि इस दुनिया को कैसे बेहतर होना चाहिए। ठीक है, सवाल उठता है कि सिनेमा किसे कहते हैं, क्या कहें, इसकी परिभाषा देनी हो। हालांकि ये बहुत जटिल मामला है कि कला से जुड़ी हुई किसी भी चीज को आप एक बहुत खास परिभाषा में आप बांध नहीं सकते। कला को अपने आप में बांध पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन चलिए हम यह प्रयास करेंगे कि आसान ढंग से ये समझें कि हम सिनेमा किसे कहेंगे या सिनेमा किसे कहा जा सकता है। तो अगर बहुत आसान भाषा में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि सिनेमा चलती हुई या बोलती हुई तस्वीरों के माध्यम से कहानी कहने या कहानी सुनाने की एक कला है। यही होता है ना। वीडियो कह लीजिए आप कि चलती हुई तस्वीरें या बोलती हुई तस्वीरों के माध्यम से कहानी कहने या कहानी सुनाने की एक सशक्त विधा है। ठीक है, अब ये चलती हुई तस्वीरों में और क्या होता है, संगीत होता है, ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। देखते होंगे युद्ध जैसी बात हो तो युद्ध जैसा म्यूजिक हो, प्रेम की कोई बात हो तो प्रेम के म्यूजिक होते हैं। तो उससे क्या होता है, एक इंटेंस बनता है, उससे एक रोचकता आती है, उससे आपका ध्यान एक पल के लिए भी नहीं भटकता है। तो इन चलती हुई तस्वीरों में आवाज होता है, संगीत का जादू होता है, संवाद होता है और बहुत तमाम तरह की भावनाएं होती हैं, जिससे एक पूरी कहानी बन जाती है, जिसका एक आरंभ, मध्य और एक अंत होता है। उसके पहले एक क्लाइमेक्स भी आता है। तो सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम है जो चलती तस्वीरों, ध्वनि और संपादन के माध्यम से अर्थ और अनुभव का निर्माण करती है, जिसके द्वारा अर्थ और अनुभव का निर्माण होता है। अनुभव का निर्माण कि फिल्म देखने के बाद आप कुछ महसूस करते हो, और अर्थ वो फिल्म कोई मीनिंग देती है आपको। ठीक है, तो इस तरह से सिनेमा दृश्य श्रव्य यानी कि ऑडियो विजुअल, ठीक है ना, दृश्य श्रव्य कला का दृश्य श्रव्य माध्यम है जो हमारी चेतना को प्रभावित करता है, हमें मनोरंजन भी देता है। अब इसमें एक और दिलचस्प बात है कि क्या सिनेमा सिर्फ चलती हुई और बोलती हुई तस्वीरों से उत्पन्न की जाने वाली कोई कहानी या कोई माध्यम है? तो सिर्फ इतना भर नहीं है, इसमें और भी बातें हैं। और क्या दिलचस्प बात है कि सिनेमा एक बहुआयामी माध्यम है। ठीक है, बहुआयामी माध्यम को आप कह सकते हैं सिंथेटिक आर्ट। सिंथेटिक आर्ट से मतलब है, आर्ट तो समझते हैं कला, सिंथेटिक आर्ट का मतलब है कि जहां बहुत सारी कलाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। तो सिनेमा एक बहुआयामी माध्यम, इसलिए सिनेमा के बारे में कहा जाता है कि सिनेमा एक टोटल आर्ट है। टोटल आर्ट इसलिए है कि यह कई सारी कलाओं का संगम, इसमें बहुत सारी कलाओं का संगम है, और इसलिए यह एक बहुआयामी माध्यम भी है। अब बहुत सारी कलाओं का संगम कैसे है, छोटे तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप बताऊं तो इसमें साहित्य भी है, कोई कहानी होगी, ठीक है, वो कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसके साथ साथ इसमें अभिनय भी है, तो रंगमंच भी इसमें जुड़ गया। ठीक है, इसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी है। ठीक है, किस एंगल से तस्वीर लेनी है, किस एंगल से वीडियो बनाना है, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है। ठीक है, तो फ्रेम, वीडियो, ये सारी चीजें, फोटोग्राफी भी इसमें आ गया। संगीत, बिना म्यूजिक के तो बात बनती नहीं है। ठीक है, बैकग्राउंड म्यूजिक हो, या अभी आप धुरंधर फिल्म आई है तो उसका म्यूजिक कितना वायरल हुआ है, उसके म्यूजिक ने कितना एक इंटेंस क्रिएट किया है, उस पर लाखों लोगों ने रील बना ली, करोड़ों लोगों ने उस पर रील बना ली होगी। तो म्यूजिक है, और म्यूजिक के साथ साथ संपादन भी होता है। संपादन मतलब कि अंत में एडिटिंग, सब कुछ जोड़ते हुए, सब कुछ को देखते हुए उसे व्यवस्थित रूप प्रदान किया जाता है। इसलिए चूंकि इसमें साहित्य भी है, इसमें फोटोग्राफी भी है, उसमें संगीत भी है, उसमें अभिनय भी है, संपादन भी है, इसलिए सब कुछ को मिला करके सिनेमा को क्या कहा जाता है, सिनेमा एक टोटल आर्ट है। क्यों है? क्योंकि इसमें कई कलाओं का संगम देखने को मिलता है। ठीक है, इसलिए भी कहा जाता है कि फिल्म बनाने के लिए, सिनेमा बनाने के लिए बहुत विराट प्रतिभा, बहुत विराट श्रम और बहुत गहरी कलात्मकता की जरूरत पड़ती है। और एक पूरा टीम वर्क है, आप सब जानते हैं। अलग अलग जो उसके तकनीक से जुड़े हुए पक्ष हैं, उसके लिए अलग अलग पूरी टीम काम करती है। बहुत विजन चाहिए अच्छी फिल्में बनाने के लिए, और इसमें सालों साल लगते हैं, वर्षों लग जाते हैं। आपने जेम्स कैमरून ने एक फिल्म बनाई थी टाइटैनिक, आपने नाम सुना होगा, टाइटैनिक फिल्म। बताया जाता है, पढ़ा था मैंने कहीं,
कि जो डूबा हुआ टाइटैनिक का मलबा था, उसके हिस्से थे, उसको देखने के लिए पनडुब्बी से जान जोखिम में डाल के कितनी ही बार वो नीचे उतरे थे और उसका शूट किया गया था कई बार। मतलब आप देखें कि किस तरह से उसको रियल संदर्भ में दिखाने की कोशिश करते हैं फिल्म मेकर, जो सच्चे ट्रू फिल्म मेकर होते हैं। ठीक है, तो सिनेमा एक टोटल आर्ट है क्योंकि इसमें कई कलाओं का संगम देखने को मिलता है। कला के साथ साथ सिनेमा की एक और खूबसूरत बात है, उसका एक और खूबसूरत पक्ष है कि सिनेमा रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करता है, वास्तविकता को जस का तस नहीं दिखाता बल्कि उसे रचता है, कंस्ट्रक्ट करता है। ये बहुत दिलचस्प बात है। वास्तविकता को जस का तस कैसे कोई दिखा पाएगा? अब मान लीजिए किसी व्यक्ति पे बायोपिक बनी है, अभी संजय दत्त पे एक बायोपिक बनाई, रणवीर कपूर ने उसमें अभिनय किया, संजू, देखिए आपने वो फिल्म। तो जाहिर सी बात है संजय दत्त के जीवन को कौन दिखा रहा है? रणवीर कपूर दिखा रहे हैं। तो उसमें उनको क्या जरूरत पड़ेगी? उनके पूरे जीवन क्रम को रचने की जरूरत पड़ेगी, कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत पड़ेगी, किस तरह का उनका जीवन रहा है, किस तरह से उसे दिखाया जाए रचनात्मक ढंग से। अभी मुझे फिल्म का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, फिल्म है या संभवतः वेब सीरीज है। 1984 में 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी और भोपाल गैस त्रासदी से जो गैस लीक हुआ था, गैस लीक हुई थी, उससे कई लोगों की जानें गई थी। उसमें एक, मैं कुछ समय पहले मैंने वो देखा था कि जो स्टेशन मास्टर है भोपाल का, तो वो जो स्टेशन मास्टर है उसकी सूझबूझ और उसकी रचनात्मकता ने, उसकी बहादुरी ने, उसके मतलब साहस ने कितने लोगों की जानें बचाई, कितना स्ट्रगल किया उसने। तो जाहिर सी बात है वो बात कहीं ना कहीं किसी न किसी तक पहुंची होगी। तो कितने सालों के बाद उस वास्तविकता को क्या किया गया? कंस्ट्रक्ट किया गया, उसको रचा गया। समाज में, जीवन में तमाम तरह की जो घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं ने समाज को, जीवन को और दुनिया को किस तरह से प्रभावित किया है, सिनेमा उसकी वास्तविकता को क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है, उसकी वास्तविकता को रचता है। ठीक है, कैसे रचता है? कैमरा कैसे दिखाया जाएगा, है ना, किस एंगल से लिया जाएगा, कौन सी बात कही जाएगी, उसका सीक्वेंस क्या होगा, क्रम क्या होगा। तो ये सब कुछ मिलकर वास्तविकता की एक निर्मित छवि बनाते हैं, जिसे हम कंस्ट्रक्टेड रियलिटी भी कहते हैं, रची हुई वास्तविकता। यानी कि आप देखते होंगे कि ये लिखा होगा कि ये हिंदी फीचर फिल्म है, डिस्क्लेमर आ जाता है, इसमें आए पात्रों का किसी वास्तविक घटना या संबंध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन होता ऐसा है कि वो लेना देना आपको लग जाता है। ठीक है, वो डिस्क्लेमर पहले ही दे देते हैं। या कुछ घटनाएं जो होती हैं, कुछ फिल्में जो होती हैं, किसी ऐतिहासिक या सत्य आधारित घटना पे बनाई जाती फिल्में, तब भी वहां पे डिस्क्लेमर होता है कि इसमें बहुत सी चीजें काल्पनिक हैं, कल्पना का सहारा भी उसमें लिया गया है। क्यों लिया गया है? कि उसको, उस रियलिटी को सिनेमा क्या करता है? कंस्ट्रक्ट करता है, उसको रचता है। ठीक है, ये सिनेमा की ताकत है, ये होता है सिनेमा। और एक और महत्वपूर्ण बात कि सिनेमा क्या करता है? प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी। सिनेमा केवल दृश्य नहीं बनाता है, सिनेमा क्या बनाता है? विचार भी बनाता है। ठीक है, मतलब वह सिनेमा, विचार बनाने में सिनेमा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसा कि अभी मैंने कहा कि 3 इडियट फिल्म मैंने देखी और मेरा विचार बदल गया। ठीक है, वैसे ही आप तमाम सारी फिल्में, आपकी बहुत सारी, आनंद, आपको कभी मौका मिले तो आप इस फिल्म को जरूर देखिएगा। यह मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से एक है, आनंद। ठीक है, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म है। ठीक है, और इसी फिल्म का एक बहुत प्रसिद्ध डायलॉग है कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी लंबी नहीं, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। देखिए आप लोगों ने ये फिल्म, अगर नहीं देखी है तो जाके देखिएगा इस फिल्म को। मतलब वो कैसे लोगों से मिलता है राजेश खन्ना, उसे मालूम है कि वो एक बहुत जल्द इस दुनिया से रुखसत कर जाएगा, लेकिन जिंदा दिली, जीवन जीने का तरीका, फिल्में आपको जीवन जीने का तरीका देती हैं, सलीका देती हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी,
सिनेमा केवल दृश्य नहीं बनाता, वह विचार भी बनाता है। जब राजेश खन्ना को आप देखते हैं आनंद फिल्म में, ठीक है, या फिर तारे जमी पे जब आप आमिर खान को देखते हैं, तो आपके भीतर चीजें बननी शुरू हो जाती हैं। और वो जो थोड़ी देर का आपके भीतर जो बनना है, आप कहते हैं, मतलब होता है ना, हम रेत का एक टीला बनाते हैं और टीला गिरा देते हैं, लेकिन टीला बनाना अपने आप में कितना सुंदर एहसास है। ठीक है, तो फिल्में हमारे भीतर के जो विचार हैं, उन विचारों को क्या करती हैं, रचती हैं, उनको बनाती हैं। ठीक है, अब किसी औरत को कैसे दिखाया गया है, किसी गरीब को कैसे दिखाया गया है, फिल्में हमारे भीतर विचार कैसे बनाती हैं, इसका एक सबसे सुंदर उदाहरण तो ये है कि जब आप बचपन में थोड़े और छोटे रहे होंगे, तो अमरीश पुरी एक बहुत महान अभिनेता हुए, मैं अभिनेता ही उनको कहता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ जब हम छोटे हुआ करते थे तो वीडियो देखते थे हम लोग। सिनेमा जैसा तो कुछ नहीं था, पर्दे जैसा तो, लेकिन वीसीआर पे 3 रुपए का टिकट देके हम लोग फिल्म देखते थे स्कूल के दिनों में। 2002, 2003, 4, 5 की बात होगी, छोटे थे काफी। तो उसमें पोस्टर लगाया जाता था एक वीडियो हॉल के पहले, तो जिस भी पोस्टर पे अमरीश पुरी दिख जाए, हम कहते थे बस यही तो, इसमें तो ये मार ही खाएगा, ये खलनायक ही है। वो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छे रहे होंगे, थे ही, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी एक छवि बना लेते हैं। आपको याद होगा, मैंने सुना था, अरुण गोविल का नाम आपने सुना होगा। रामानंद सागर ने जो रामायण बनाया, उसमें अरुण गोविल ने राम की भूमिका अदा की थी। और एक जगह कहीं वो बता रहे थे कि वो कहीं सिगरेट पी रहे थे, है ना, सुनिए ना कहानी। और कोई व्यक्ति आता है दर्शक को, कहता है, राम आप सिगरेट पी रहे हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और उसके बाद से उन्होंने कभी सिगरेट नहीं पी, सिगरेट छोड़ दिया। अब आप स्थिति देखें, वो जो दर्शक ने, जो दर्शक अरुण गोविल, जो एक सामान्य मनुष्य है, हमारी और आपकी तरह मनुष्य हैं, उन्होंने अभिनय किया राम का, लेकिन एक व्यक्ति जिसने उन्हें राम के रूप में देखा, उसने एक पूरे राम की परिकल्पना अपने मन में कर ली, और वो सोच बैठा कि ये राम कैसे सिगरेट पी सकते हैं। बहुत तो विचार बना कि नहीं बना, विचार बनता है। हम फिल्में देखते हैं छोटे समय में, मतलब बचपन के समय की ही बात है, हम फिल्में देख रहे हैं, और हमने देखा है कि प्रायः उस दौर की फिल्मों में हीरो को खलनायक की बेटी से प्यार हो जाता था, ठीक है, और हीरो अक्सर गरीब हुआ करता था, और लड़ाई लड़ते थे, और अंत में उसको पकड़ा जाता था हीरो को, और ऐसा लगता था कि अब खलनायक जो है वह हीरो को गोली मार देगा या खत्म कर देगा। और तभी हीरो का दोस्त अचानक से एंट्री मारता था और वो सबको पीटने लगता था, और हम लोग खुश होकर क्या करते थे, ताली बजाना शुरू कर देते थे। वो फिल्में विचार बनाती थी। हम जो ताली बजाते थे, हम जो खुश होते थे, हीरो की रक्षा होने पे हमारे भीतर फिल्में एक विचार देती थी कि हम अच्छाई के साथ खड़े हैं। और जब खलनायक मारा जाता था, पीटा जाता था, तो हंसते थे, खुश होते थे। तो यानी कि एक विचार, एक आइडिया हमारे भीतर, एक इमोशन क्रिएट होता था कि हम किसके साथ खड़े हैं, किसके पक्ष में खड़े हैं। तो प्रेजेंटेशन ऑफ आइडियोलॉजी, यानी कि विचारधारा को प्रस्तुत करने में और उसका निर्माण करने में सिनेमा की बहुत बड़ी भूमिका है। आगे बस समझ में। अब तक जो हमने पढ़ा, ठीक है, अब तक हमने जो पढ़ा है उसका क्या निष्कर्ष निकला। अभी जो हमारी बातचीत हुई, पढ़ा से मतलब अब तक जो हमने बातचीत की, उसके अगर निष्कर्ष को अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें, तो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट होंगी कि पहला, सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम है जो अर्थ और अनुभव का निर्माण करता है। अर्थ और अनुभव दोनों इसमें महत्वपूर्ण है, पहली बात। दूसरा कि सिनेमा क्या है, एक सिंथेटिक आर्ट या टोटल आर्ट है। इस पर हम बातचीत कर चुके हैं। सिंथेटिक आर्ट इसलिए कि इसमें कई तरह की कलाओं का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। और तीसरी बात कि सिनेमा वास्तविकता को रचता है, कंस्ट्रक्ट करता है अपने नए तरीके से, ठीक है। और चौथी बात, सिनेमा विचार बनाने और विचार बदलने का भी एक प्रमुख माध्यम है, ठीक है। हमारे विचार बदल जाते हैं, ख्यालात बदल जाते हैं। तो सिनेमा दृश्य श्रव्य माध्यम होने के साथ साथ, ठीक है, अर्थ और अनुभव का निर्माण करता है। सिनेमा एक सिंथेटिक या टोटल आर्ट है।
सिनेमा वास्तविकता को रचता है और सिनेमा विचार बनाने और विचार बदलने का माध्यम भी है। अब तक की हमारी बातचीत से ये 4-5 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आई। अब हम ये जानेंगे कि विद्वानों ने जो कुछ सिनेमा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी है वो क्या कहते हैं, और उस हवाले से हम सिनेमा को समझ लेंगे और हमारी बातचीत एक मुकम्मल बातचीत की तरफ आगे बढ़ जाएगी। फिल्मकार कमल स्वरूप, ठीक है, कमल स्वरूप जी बड़े फिल्मकार हुए, ठीक है। हाँ, कमल स्वरूप जी बड़े फिल्मकार हुए। कमल स्वरूप ने कहा कि सिनेमा अनुभूति और संवेदना, व्यष्टि और समष्टि का विज्ञान है। दिस इज अ साइंस। सिर्फ कला नहीं है, विज्ञान भी है। कौन सा फ्रेम लगेगा, कौन सी चीज आएगी, कौन सा साउंड होगा, सब कुछ। और हालांकि मैं अपनी क्लास में अक्सर ये चर्चा करता रहता हूं कि कला और विज्ञान एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से पृथक नहीं है और पृथक होकर भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि हवाई जहाज बनाया गया, तो हवाई जहाज की पूरी प्रक्रिया वैज्ञानिक थी, लेकिन जब जहाज बना तो लगा कि अरे कला का कितना सुंदर रूप हमारे सामने खड़ा है। तो मेरा यह मानना है कि विज्ञान अपने अंतिम उत्कर्ष पर पहुंचकर क्या हो जाता है, कला में बदल जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने सालों साल कोशिश की विद्युत बल्ब बनाने की, प्रैक्टिस करते रहे, ये गैस नहीं, वो गैस नहीं, ये नहीं, वो नहीं, खूब कोशिश की, करते रहे, और एक दिन जैसे ही कामयाब हुए, बल्ब बनाया, तो देखने वालों के लिए वो बल्ब क्या था, एक चमत्कार की तरह था, एक कला की तरह था, एक जादू की तरह था। तो विज्ञान अंततः एक सीमा पर जाकर जब अपने उत्कर्ष पर होता है तो वह एक कलात्मक अनुभूति भी देता है। विभिन्न नाट्य एवं ललित कलाओं का सम्मिश्रण है, किसी घटना को काल और दिक् के आयामों का रूपांकन है, कि काल के परे भी वह चीजों को लेकर के जाता है, उसको रूपांतरित करता है, जो पीछे घट गया है उसे आज प्रस्तुत कर सकता है, और आज के समय में भी भविष्य की आहटों को वह हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है। यह इसकी एक बड़ी विशेषता है, ठीक है। डॉक्टर कैलाश नाथ पांडे, डॉक्टर कैलाश नाथ पांडे कहते हैं कि जीवन की हर झांकी और मंजर को रूपायित करने वाला सिनेमा, सिनेमा संसार का सबसे सुंदर सांस्कृतिक उपहार है। क्या कह रहे हैं, इसको वो सांस्कृतिक उपहार की तरह देख रहे हैं, ठीक है। कहा कि सिनेमा जो है वह एक सांस्कृतिक उपहार की तरह है, ठीक है। मतलब दुनिया में जो भी कुछ खूबसूरत चीजें मिली हैं इंसान को, उसमें एक उपहार की तरह सिनेमा भी। अब सांस्कृतिक उपहार का मतलब क्या है, दुनिया भर की जितनी सारी संस्कृतियां हैं, अब अलग अलग भाषाएं हैं, परिवेश हैं, परंपराएं हैं, वहां फिल्में बन रही हैं, वहां फिल्में बन रही हैं, फिल्में देखी जा रही हैं, फिल्में लोगों को प्रभावित कर रही हैं। तो उपहार किस तरह से है, मनोरंजन के तौर पे है। और सिनेमा तो एक तरह से ग्लोबल एम्बेसडर हुआ करती है। जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र था एमफिल के दिनों में, तो हमारे आदरणीय गुरुजी अनिल राय जी के साथ मैं काम करता था एमफिल में, तो उनके पास किसी के रेफरेंस से श्रीलंका की एक शोधार्थी आई हुई थी अपने बच्चे और अपने पति के साथ, श्रीलंका के किसी उपन्यासकार और हिंदी के किसी उपन्यासकार पर काम करने के लिए। तो सर ने मुझे कहा कि थोड़ी इनकी मदद कर दीजिए आप लाइब्रेरी वगैरह में, तो उनके साथ मेरा थोड़ा उठना बैठना हुआ। तो उन्होंने बताया कि उनका जो बेटा है वो भी था, 6-7 साल का रहा होगा, और वो गाने गाता था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ऐसे ढेर सारे हिंदी गाने। मैंने कहा कि कहाँ से सीखा, तो फिल्में इसको अच्छी लगती है। बताया उन्होंने कि इसको तो फिल्में अच्छी लगती हैं, ये हिंदी गाने सुनता है, और अक्षय कुमार इसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो किस तरह से संस्कृति और परंपराओं को पहुंचाती हैं एक देश से दूसरे देश तक, एक जमीन से दूसरी जमीन तक, और अपने ग्लोबल इलाके के लिए, अपने लोकल इलाके के लिए भी सिनेमा एक सांस्कृतिक उपहार के तौर पे देखी जा सकती है। विनोद दास ने कहा कि सिनेमा एक कला है और अन्य कलाओं की तरह यह भी हमारे समय और समाज की बुनियादी और तात्कालिक चिंताओं, जिज्ञासाओं को अपनी सृजनशीलता का एक अनिवार्य अंश बनाता रहा है। सच्ची बात है। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि यह हमारे समय की बुनियादी, ठीक है, और तात्कालिक चिंताओं और जिज्ञासाओं, ठीक है,
सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं देता है, क्या चिंता है समाज की, क्या जरूरत है समाज की, उस चिंता को, उस जिज्ञासा को अपनी सृजनशीलता का एक अनिवार्य अंश बनाता है। और जो सिनेमा और जो साहित्य अपने समय और समाज को गति नहीं देता, वो सच्चा साहित्य भी नहीं होगा और वो सच्चा सिनेमा भी नहीं होगा। ठीक है, जो युगों युगों तक पीढ़ियों को, समाज को रोशनी देता रहेगा, वो सच्चा सिनेमा होगा, महान सिनेमा होगा, महान फिल्म होगी, वो सच्चा साहित्य होगा, महान सिनेमा होगा। ठीक है, इसलिए भी सिनेमा भी अंततः साहित्य का एक हिस्सा हो जाता है, माना जाता है। आगे बात समझ में। और फिर इसी क्रम में एक और विद्वान है, व्लादिमीर इलिच लेनिन। सुंदर लग रहा है ना देखने में? ठीक है, व्लादिमीर इलिच लेनिन कहते हैं कि हमारे लिए सिनेमा सभी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण है। अब ये थोड़ा सा दिलचस्प बात है कि वो इसको अधिक रेट कर रहे हैं, सभी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण मान रहे हैं। सभी कलाओं से अधिक महत्वपूर्ण मानने का उनका एक जो कारण है वो यह रहा होगा कि वो ये चाहते हैं, बताना चाह रहे हैं कि इसकी पहुंच जो है, ठीक है, सिनेमा कला की पहुंच जो है वो ज्यादातर लोगों तक है, आम जनता तक है, पढ़े लिखे लोगों से भी अधिक रेंज है इसका। और यह केवल लोगों के मन बहलाव का नहीं, यहां छूट गया है लगता, मन बहलाव का नहीं होना चाहिए, का नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा का, संवाद स्थापित करने का तथा हमारी विशाल जनसंख्या को एक सूत्र में बांध लेने का सशक्त साधन है। एक साथ लोगों को बांध लेने का भी सशक्त साधन है। 15 अगस्त और 26 जनवरी पे जब कोई देशभक्ति फिल्म आप देखते हैं तो उसमें पूरा देश कंपन में आ जाता है। क्रिकेट देखते हैं आप? देखते हैं? देखना पसंद है? तो जब क्रिकेट मैच होता है तो कैसे आप एकदम से रोमांचित हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, आप खड़े हो जाते हैं अपने देश के खिलाड़ियों के साथ। वैसे ही है, ये बात इन्होंने कहने की कोशिश की है। और निष्कर्ष के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि सिनेमा एक ऐसी कलात्मक अभिव्यक्ति है जो मनुष्य को, समाज को और दुनिया भर की तमाम सारी संस्कृतियों को प्रभावित करती है और इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का ख्वाब अच्छे सिनेमा में पैदा होता है। ठीक है, हालांकि कलाओं को हम किसी भी तरह से एक फिक्स परिभाषा में बांध नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि दृश्य श्रव्य माध्यम है सिनेमा, जो हमारा न सिर्फ मनोरंजन करता है बल्कि हमारे भीतर सामाजिक सरोकार, मानवीय भावनाएं देने में भी सक्षम है, हमारे विचार बदलने में भी सक्षम है। और अच्छा सिनेमा एक बहुत खूबसूरत उपहार है इस दुनिया के लिए। ठीक है, इसलिए देखिएगा कि अलग अलग भाषाओं की फिल्में डब्ड होती हैं, दूसरी भाषा में उनका डब किया जाता है ना, उनकी भाषा बदली जाती है, उसे आप देखते हैं। क्योंकि मनुष्य तो जहां कहीं भी है, उसकी समस्याएं, उसकी जिज्ञासाएं, उसकी मूलभूत प्रवृत्तियां एक जैसी हैं। ठीक है, वह प्रेम करता है, वह युद्ध भी करता है, वह दुनिया को बदलने का ख्वाब भी देखता है। तो तमाम तरह की चीज़ों के साथ, तमाम तरह की खूबसूरत चीज़ों के साथ सिनेमा हमारे सामने आ खड़ा होता है और इस दुनिया, समाज और हम सब को ज़िंदगी जीने की कुछ नई राहें देता है, कुछ नई तरकीबें देता है और कुछ नए ख्वाब हमारे भीतर अच्छा सिनेमा पैदा करता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है धन्यवाद। ठीक है, तो आप सबका भी धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं आपके मन में? ठीक है, धन्यवाद।